और मेरे चुन्नू मुन्नू कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, अच्छे क्यों नहीं होंगे? जब हंसते खेलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और संडे की कल छुट्टी मिल जाए तो अरे मजा ही आ जाता है। संडे छोड़ो मेरे को, अच्छा आज तो 4 सैटरडे भी था, आपकी आज भी छुट्टी होगी। अरे मैं तो भूल ही गया। चलो कोई नहीं, अब छुट्टी है तो छुट्टी का अच्छे से इंजॉय करते हैं। इंजॉय करने के लिए करेंगे क्या सर? हम कुछ नहीं, पढ़ेंगे। फेवरेट काम है हमारा, पढ़ेंगे क्यों नहीं? तो पढ़ेंगे क्या सर? तो हम लोगों ने चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री 12th क्लास, चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री 12th क्लास कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो 3rd चैप्टर हिस्ट्री में बनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर को हम बेसिकली 2 या 3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, आज हम पहला पार्ट को शूट कर रहे हैं और आपके लिए फर्स्ट पार्ट को हम डालेंगे आज ही। ठीक है, तो लेट्स सी क्या है चैप्टर नंबर 3rd। तो चैप्टर 3rd का नाम है किंगशिप कास्ट एंड क्लास। क्या नाम है बेटा? चैप्टर 3rd किंगशिप कास्ट एंड क्लास। ठीक है, सो दिस इज चैप्टर 3rd एंड इसमें हम पढ़ेंगे किस तरीके से हमारी सामाजिक व्यवस्था हुई, किस तरीके से हमारे यहाँ पे लोग जो है रहते हैं, क्या जाति व्यवस्था है, क्या 4 वर्ण है हमारे समाज में, उसके अलावा क्या वुमेन्स कंडीशन क्या है, कौन सी महिला जो थी उस टाइम बहुत पावरफुल थी, और क्या अपर क्लास महिलाओं की क्या कंडीशन थी, लोअर क्लास महिलाओं की क्या कंडीशन थी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हम इस पूरे उसमें देखेंगे। लैंड डोनेशन का राइट्स किसके पास था, कौन से राजा कर सकते थे, कौन सी महिला कर सकती थी, ये सब हम चीजें में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज है इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक आप लोग पढ़ोगे वो महाभारत एंड द सोसाइटल फैब्रिक। टॉपिक का नाम है द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। क्रिटिकल एडिशन का मतलब क्या होता है? वैल्यूएबल एडिशन। क्या होता है बेटा? वैल्यूएबल एडिशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट देखो, महाभारत तो वैसे संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है, पर महाभारत संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत में लिखे जाने के बावजूद कई सारे अलग अलग भाषा में, पाली हो, प्राकृत हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, हर अलग अलग भाषा में क्या किया है, उसको ट्रांसलेट किया गया है। तो जिस जिस भाषा में उनको ट्रांसलेट किया गया है महाभारत को, उसके बाद उस भाषा में कुछ रीजनल वेरिएशंस के साथ कई सारी चीजें ऐड भी कर दी गई। ठीक है, तो उस एडिड चीजों को सबको सिंक्रोनाइज करना और अच्छे से पढ़ना, इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस महाभारत के अंदर, तो उस सारी इंपॉर्टेंट चीजों को क्या करना? इकट्ठा करना। इकट्ठा करने के बाद क्या करना? इंपॉर्टेंट एडिशन ऑफ महाभारत बनाना, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अब हम कहां से लेके आएंगे, क्या क्या चीजें होगा जिससे हम क्या करेंगे? रियलिटी और हिस्टोरियन क्या क्या चीजों का यूज करेंगे कि इस चीज को कंस्ट्रक्ट करें। सबसे पहले क्या करेंगे? जो धर्मसूत्र नामक बुक है उसके अंदर जो भी सोशल आइडियल्स, बिहेवियर्स वगैरह दिए हैं उसको हम पढ़ेंगे, हिस्टोरियंस पढ़ेंगे। उसके अलावा उस टाइम की सिचुएशन क्या थी, मान लो कोई कहानी उस टाइम पे लिखी जा रही है, ठीक है, उस कहानी की जब लिखी जा रही होगी वो कहानी, तो उस टाइम सिचुएशन कैसे होगी? जैसे पद्मावत कहानी। पद्मावत वैसे तो हमने मूवी देखी पद्मावत करके, बट पद्मावत की एक्चुअली कहानी क्या थी? उस टाइम पे लड़ाई हो रही थी, 2 अलग अलग किसमें? किंग्स के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो वो जो कहानी है वो उस सिचुएशन के ऊपर लिखी गई है। सेम क्या है कि जो सिचुएशन उस टाइम पे रहा होगा उस कहानी को लिखते हुए, तो क्या सिचुएशन रहा होगा उसको हम डिसाइफर करेंगे। और जो हमें आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिले, चाहे जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले, इंस्क्रिप्शंस उन सब चीजों के बारे में क्या कहते हैं, ये भी हमें क्या देखना है? देखते हुए चलना है। इन सब चीजों का इस्तेमाल करके क्या बनाया गया? महाभारत को जो है, महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन है उसको क्या किया गया? तैयार किया। ठीक है बेटा, अब किसने स्टार्ट किया, कैसे क्या किया गया, ये हम चीजों को देख रहे हैं। सबसे पहली चीज, इस क्रिटिकल एडिशन को तैयार करने के लिए किसने इनिशिएट किया? 1919 में वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, वीएस सुखथनकर। वीएस सुखथनकर जो थे, इन्होंने 1919 में स्टार्ट किया कि चलो अब हम महाभारत, जो अलग अलग महाभारत अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी गई है, हम क्या करेंगे? उनसे जो वैल्यूएबल चीजें उन सबको इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद हम एक ऐसा कंपाइल महाभारत बनाएंगे जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें जो महाभारत में है वही चीज को दर्शाए। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बनता है बेटा? 1919 में किसने स्टार्ट किया? वीएस सुखथनकर ने किया। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर? रीजनल वेरिएशंस है। रीजनल वेरिएशंस क्यों है कि मान लो, अच्छा पहले बात ये देखो, फुटनोट्स और अपेंडिसेस क्या होता है? फुटनोट जो पेज के नीचे एंड में जो लिखा होता है ना, 1-2 लाइन, उसको फुटनोट्स बोलते हैं। तो हो क्या रहा है कि मान लो तमिलनाडु का जो कुछ महाभारत है, वहां पे जो टेक्स्ट लिखा गया है महाभारत के बारे में, चाहे तेलुगु में लिखा गया है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में लिखा गया है, सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस है। तो उन वेरिएशंस को हम देखेंगे क्या क्या वेरिएशंस था और क्यों है ये वेरिएशंस, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो संस्कृत का जो मैन्युस्क्रिप्ट है, चाहे वो कश्मीर हो, नेपाल हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, हर जगह से उठाया गया और उन डॉक्यूमेंट को क्या कर दिया गया? उन डॉक्यूमेंट को रीजनल वेरिएशंस के साथ समझकर एक प्रॉपर एडिशन को तैयार किया गया। किसके बारे में? महाभारत के बारे में।
और किसने किया बेटा? वीएस सुखथांकर और इनकी टीम ने किया। कब किया गया बेटा? 1919। और कितने पेजेस थे बेटा इसके अंदर? 13,000 पेजेस जो थे वो थे। ठीक है, समझ गया? और ये एरर्स नहीं है, ये एरर्स नहीं है, कई सारे डायलॉग्स जो है जो अलग अलग महाराज के बीच में है महाभारत को लेकर, उन सारे डायलॉग्स को क्या किया गया? इकट्ठा कंपाइल करके दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन किसने स्टार्ट किया? वीएस सुखथांकर ने किया। कौन से ईयर में किया बेटा? 1919 में। और कितने पेजेस इसके अंदर? 13,000 पेजेस है। ठीक है, एक और चीज, कश्मीर और नेपाल का जो महाभारत है उसमें, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के महाभारत है तो इसमें कुछ खास डिफरेंस मिला नहीं, और सेम तमिलनाडु और केरल के महाभारत में कुछ डिफरेंस नहीं मिला। बट डिफरेंस किसमें मिला? कश्मीर और केरल में, नेपाल और तमिलनाडु मींस नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में क्या मिला? में वेरिएशन मिला है। तो बेसिकली सेम लैटिट्यूड पे होने के कारण इनके अंदर वेरिएशन नहीं है, बट बाकी चीजों में क्या है? वेरिएशन हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब पहले के जमाने में राजा कौन होता था? किस बेसिस पे? क्या मैट्रियार्कल सोसाइटी होता था या पैट्रियार्कल सोसाइटी होता था? मैट्रियार्कल सोसाइटी बेटा वो सोसाइटी होता है जिसमें महिला प्रधान होती है। फीमेल प्रधान वाले देश को क्या बोलते हैं? मैट्रियार्कल सोसाइटी। जैसे कि नॉर्थ इंडिया के कई सारे स्टेट से, मेघालय हो गया, असम के कुछ एरियाज है, वहां पे क्या है? महिला प्रधान होती है, वहां पे सारी जॉब महिला करेगी, सारे डिसीजंस महिला लेंगी। ठीक है, वुमेन्स आर ओनली बाउंड टू डू हाउस होल्ड वर्क और वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ वर्क। तो वो फीमेल प्रधान देश स्टेट्स है वो सारे के सारे। तो ऐसे ही वो बाकी सारे स्टेट्स और बाकी सारे देश जहां पे मेल की चलती है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जहां पे पुरुषों को बलवत्शाली माना जाता है और महिलाओं को कुछ नहीं समझा जाता, उसको बोलते हैं क्या? पैट्रियार्कल सोसाइटी। क्या बोलते हैं बेटा? पैट्रियार्कल सोसाइटी। मैं कुछ इस पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने 2-4 शॉर्ट्स देखे, अभी एक नई शायद वेब सीरीज आई है, आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो अमेजोन प्राइम पे आई है, चिड़ैया करके शायद वेबसाइट है, चिड़ैया करके, वो है हमारी, क्या बोलते हैं उसको, वेब सीरीज है। उस वेब सीरीज की जब मैं 2-3 शॉर्ट्स क्लिप देख रहा था तो उसमें बेसिकली है क्या बेटा? उसमें मैरिटल रेप के बारे में बात किया गया, कैसे वुमेन का कंसेंट मैटर नहीं करता। तो ये हमारी आज की व्यवस्था नहीं है। वुमेन को सदियों से ये ऐसा नहीं समझा गया कि उनका कंसेंट जरूरी है। हमारे देश में महिलाओं को एक टाइप का ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जाता है। महिला है, शादी है तो इसका मतलब कंसेंट है ही है, ऐसा नहीं है। तो ये पूरा वेब सीरीज बहुत ही इमोशनल, 2000 तो मैंने शॉर्ट्स क्लिप देखा, आई वाज वेरी मच क्या बोलूं मैं, मेरे आंखों में पानी थे उसको देखते हुए कि महिला की क्या बुरी कंडीशन है हमारे देश में। सिर्फ हमारे देश में नहीं, कहीं भी जाओ तो वुमेन्स आर नॉट सेफ। सेफ की बात भी नहीं है, उनको उनके दर्जे का देखा भी नहीं जाता, उनको उतना रिस्पेक्ट मिलता भी नहीं है, जबकि वो दिन भर घर का काम करती है। घर पे आके पुरुष क्या कहते हैं कि हाँ क्या ही किया तुमने, घर का ही तो काम किया है, मुझे देखो मैं बाहर कमा के आता हूं, एक दिन तुम घर का काम करके तो देखो, तब समझ में आता है क्या। तो दैट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। मैरिटल रेप जो है वो उस पर दिखाया गया है कि कैसे एक महिला के बिना कंसेंट के उसके खिलाफ उनके साथ जबरदस्ती करी जाती है। इवन उसको जस्टिफाई किया जाता है कि वुमेन्स आर सब्जेक्ट टू ऑल दीज थिंग्स। कितना गलत। तो जहां पे पैट्रियार्कल सोसाइटी होता है बेटा, वहां पे ये चीजों को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आपने पॉलिटिकल साइंस में भी देखा होगा, शाहबानो का केस था। शाहबानो वाला केस क्या था? वुमेन्स आर नॉट इन इस्लामिक ट्रेडिशन, द वुमेन्स आर नॉट सब्जेक्ट टू गेट अ मेंटेनेंस आफ्टर डाइवोर्स। तो उसी के खिलाफ तो शाहबानो केस हुआ था। तो ये सब चीजें क्या दर्शाता है कि वुमेन्स हैव टू फाइट। एक और केस था पीछे, गुजरात राइट वाला केस, अभी पीछे वहां कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया, जितने भी रेपिस्ट थे चाहे क्रिमिनल थे वहां के। और समाज ने उन रेपिस्ट और क्रिमिनल को, जो वो गए अपने गांव में, पैतृक गांव में, उन रेपिस्ट और क्रिमिनल को माला डाल के स्वागत किया गया। ये है हमारी कंडीशन। क्या हम सही में सभ्य समाज में जी रहे हैं कि रेपिस्ट को स्वागत किया जा रहा है? ऐसी ऐसी चीजें जो है हमारे समाज में है। तो हम कौन सी सोसाइटी में जी रहे हैं बेटा? हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी में। कौन से जी रहे हैं? पैट्रियार्कल सोसाइटी। और पैट्रियार्कल सोसाइटी कौन सोसाइटी होता है? जहां पे मेल जो है डोमिनेंट होता है। क्या बताओ क्या होता है बेटा? मेल डोमिनेंट होता है। जब मैं अपने बच्चों को बोलता हूं, चुन्नू मुन्नू कहूं चाहे कुछ भी कहूं, तो मैं उनसे एक एक्सपेक्टेशन लेके चलता हूं कि जो हम इससे पढ़ रहे हैं, क्या हम उसको सही में जीवन में अप्लाई कर पाएंगे? जो हमने अपने पेरेंट्स के साथ देखा, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होते हुए देखा है, ग्रैंड मदर के साथ, मदर के साथ होते हुए देखा है, क्या हम सेम आगे फॉलो करेंगे? हम उसको रोक के हम एक नई पीढ़ी की तरफ बढ़ेंगे? क्या नई सोच की तरफ बढ़ेंगे? तो हम इसी चीज को चेंज करना है। इसीलिए आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम लोग भी आपको पढ़ा रहे हैं। हमारा मेन मोटिव आपको 12th पास करवाना नहीं है। मेन मोटिव क्या है कि आप जीवन में एक अच्छे व्यक्तित्व की तरह उभरे। परशुराम का नाम सुना है ना? परशुराम छोड़ो राम का नाम तो सुना ही होगा।
तो राम जी जैसा व्यक्तित्व लेके आना है। उनके अंदर भी बहुत सारी कमी आती है, बट अल्टीमेटली कहा क्या जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जैसा बने। हमें राम नहीं बनना, पर हमें एक अच्छा इंसान तो बने कम से कम। हम भगवान की तुलना नहीं कर सकते, बट हम एक अच्छे इंसान तो बन सकते हैं, वही बनाना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम लोग ह्यूमैनिटीज हैं, ठीक है। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी वो सोसाइटी होता है जिसमें मेल डोमिनेट होता है। क्या होता है बेटा, मेल डोमिनेट। मेल के बाद वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगा, सन को मिलेगा। सन के बाद वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगा, ग्रैंड सन को मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ हायरार्किकल और मेल डोमिनेट सोसाइटी, जो हमारे आज के टाइम में भी है। मेरे एक दोस्त है, ऐसे ही प्रॉपर्टी की बात चल पड़ी। मैंने बोला, उसकी शादी हो रही थी, तो मैंने बोला हाँ भाई क्या दहेज, क्या सिस्टम है, कितना क्या दहेज दे रहे हो तुम लोग। बोले दहेज दे रहे हो, मैं तो लेके जाऊंगी। आई वाज शॉक्ड कि ऐसे गर्ल, व्हाई शी इज सेइंग दैट। देन शी हैज गिवन मी अ रीजन कि क्यों। मैंने बोला हाँ बताओ क्यों। बोले उनके घर में ना, उनके नाम पे, उनके पिताजी और दादाजी के नाम पे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है, जमींदार है बहुत बड़े, तो उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। मैंने बोला तुम तो ऑल्दो वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती है, सब कुछ इतना पढ़ा लिखा, हाई टेक स्कूल्स में पढ़ी है, हर जगह अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, तो तू ऐसी डाउरी की बात क्यों कर रही है। शी हैज रिप्लाइड मी वन थिंग, जो मेरे को क्या बोलूं बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही अलग टाइप की सोच थी उसकी, जो मेरे को समझ में आया। उसने बोला देखो जितनी भी प्रॉपर्टी हो, चाहे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो सब मिलेगा किसको, मेरे भाई को, क्योंकि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। मेरे लिए मेरा धन मेरे घर से वही है जो मैं लेके जाऊंगी एज ए डाउरी। तो जो मेरा अधिकार है वो मैं क्यों ना लेके जाऊं। शी हैज गिवन दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ डायलॉग, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि जब पैट्रियार्कल सोसाइटी में सारी प्रॉपर्टी मेल को ट्रांसफर होती है, फीमेल को नहीं होती, तो क्यों ना वो अपना अधिकार लेके जाए। उनका वो कंसेप्शन था। आई जस्ट रिप्लाइड हर, यू आर वेरी राइट इन दैट वे। इस तरीके से सोचे तो वो गलत नहीं है, डाउरी इस सेंस में भी गलत नहीं है। हाँ मैं डाउरी को एंडोर्स नहीं कर रहा, ये मत बोलना, बट हाँ उसका ये सोच था। बोले कि जब मेरे और समाज में भी यही है, जो बेटियां अपने मायके में जाके अपना हक मांग लेती ना बेटा, उसको वो पूरा समाज, वो पूरा घर, उसको घर निकाला कर देता बेटा, गांव निकाला कर दिया जाता। उससे घर वालों की लड़ाई हो जाती है, इवन माँ बाप लड़ देते कि तुम अपनी प्रॉपर्टी कैसे लेके जा रही है। तो वो सोसाइटी ऐसी है। तो ऐसी सोसाइटी कब से चलती आ रही है, बहुत पुराने जमाने से। तो इस सोसाइटी को क्या बोलते हैं बेटा, पैट्रिलिनी। क्या बोलते हैं इसको, पैट्रिलिनी और पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं, जहां पे मेल डोमिनेटेड होता है और सारी प्रॉपर्टी किसको पास होगी बेटा, मेल को ही पास होती चली जाए। ठीक है। इवन महाभारत में भी देखो तो महाभारत में लड़ाई किस चीज की थी, वाई महाभारत हैज हैपेंड, महाभारत हैज हैपेंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, कहां मिलेगी, क्यों मिलेगी। तो ये दो जो ग्रुप था, कौरव और पांडव का ग्रुप, ये लड़े किसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए तो लड़े थे। सारा का सारा खेल किसके हुआ प्रॉपर्टी के लिए तो हुआ। यही सब तो चीज है बेटा जो देखने को पड़ती है। तो सारी पुराने जमाने से लेकर आज तक की जो भी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में सक्सेशन किस लेवल पे होता है, पैट्रिलिनियन सक्सेशन होता है। ठीक है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हम कभी देखेंगे, अभी इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि एक फीमेल रूलर थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। उन्होंने कैसे किस तरीके से अपने आप को ढाला था, कैसे वो पावरफुल लीडर बनी। वो भी क्यों बनी, क्योंकि वो अल्टीमेटली रिच फैमिली से बिलोंग करती, तो वो राजा की बेटी थी, इसलिए वो ऐसा कर पाई। पर हर किसी को तो ऐसा मौका नहीं मिलता। अब शादी क्या होगी, देखो सारे रूल जो है ना मैरिजेस के, वो ऑल मैरिजेस रूल्स हैव बीन मेड ओनली फॉर द वुमेन। वुमेन के लिए जितना रूल है ना बेटा, उतना मेल के लिए तो है ही नहीं। अब तो फिर ये रूल बनाने वाले कौन है, रूल बनाने वाले कौन है, रूल बनाने वाले हमारे यहाँ के मेल ही तो है। सारे रूल्स किसने बनाए, मेल से बनाए। और मेल में भी कौन से वर्ण, 4 वर्ण थे हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्ण में कौन से वर्ण था बेटा, ब्राह्मण। ब्राह्मण से एक डॉक्यूमेंट लिखा, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, धर्मशास्त्र। क्या लिखा बेटा, धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, ब्राह्मण्स ने धर्मशास्त्र अपने फायदे के लिए लिखी है, अपने फायदे के लिए लिखी। और उसको ये बोला, ये इसमें यही रूल्स एंड रेगुलेशन जो राजा को अपनी प्रजा से फॉलो करवाना है, क्योंकि राजा उस टाइम के किससे सलाह लेते थे, ब्राह्मण से सलाह लेते थे। ठीक है। तो ब्राह्मण्स ने एक डॉक्यूमेंट लिखा जिसको बोलते हैं धर्मसूत्र बोलो या धर्मशास्त्र बोलो। इसमें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए कि जो एक फैमिली को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो क्या क्या रूल्स है फॉर मैरिजेस, क्या क्या रूल्स है, गोत्र के क्या रूल्स है। एक तो मुझे ये मैरिज का ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता, ऑल्दो मैं भी शायद इसी प्रथा का शिकार बनूंगा आगे जाके। क्या कि वाई ओनली गर्ल्स विल गो टू द इन-लॉज हाउस, वाई कांट बॉय मैरी अ गर्ल एंड दैट बॉय कम इन इन-लॉज हाउस। हमेशा त्याग स्त्री को ही क्यों करना है, क्यों करना है स्त्री को त्याग।
यही एक क्वेश्चन है और ये समाज हमेशा पूछता रहेगा, बट इसका आंसर तब तक नहीं मिलेगा जब समाज पैट्रियार्कल से मैट्रियार्कल तक कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक। ठीक है, तो अब क्या रूल है? सबसे पहले जब मैरिज होगा तो मैरिज से पहले वो किसके गोत्र को यूज करेंगे? फादर के गोत्र को यूज करेंगे। किसको गोत्र को यूज करेंगे? फादर के गोत्र को। और मैरिज के बाद किसके गोत्र को यूज करेंगे? हस्बैंड के गोत्र को यूज करेंगे। कहने का मतलब यहां पे भी हस्बैंड नहीं, यहां पे मदर भी तो हो सकता था, इन लॉज में मदर इन लॉ का भी तो गोत्र यूज कर सकते थे, नहीं, यहां पे भी मेल का ही गोत्र यूज करेंगे। और ये रूल किसके बनाया गया है? फीमेल के लिए। किसके लिए बनाया गया है? फीमेल ही यूज करेंगे सर। तो पहले फादर गोत्र, देन अगेन मदर गोत्र आफ्टर मैरिज। दो टाइप के रूल्स को बनाया गया है शादी के लिए। एक रूल है एक्सोगैमी मैरिज और दूसरा आइडेंटिटी ट्रांसफर। देखो, अस्तित्व ही बदल दिया जाता है जब किसी महिला की शादी होती है। तो पुरुष तो अपने घर में ही रह जाता है, महिला अपने घर को छोड़ के जाती है। घर को छोड़ के जाने के साथ साथ जायदाद को भी लेके जाती है और उसके बाद भी उसकी इज्जत समाज में नहीं होती। वो अपना घर बार सब कुछ तो त्याग देती है, क्या रखती है अपने लिए? फिर भी समाज में क्या इज्जत है? कुछ नहीं कर पाते हम लोग। उनके इज्जत के, उनके रिस्पेक्ट जो डिजर्व करती है उसका 0.01% भी हम लोग उनको नहीं दे पाते। और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उन्हीं के लिए हम लोग बनाते हैं। तो दो रूल्स बनाए गए हैं, किसमें? धर्मशास्त्र में। किसने बनाए हैं? ब्राह्मण्स ने बनाए। वो रूल्स क्या है? दो टाइप के मैरिजेस होने चाहिए, एक एक्सोगैमी मैरिज। अब एक्सोगैमी मैरिज क्या होता है? दो टाइप के मैरिज होते हैं, एक होता है एक्सोगैमी, दूसरा होता है एंडोगैमी। एक्सोगैमी मैरिज क्या है कि अपने कुल में, अपने वंश में शादी नहीं करना, अपने दूसरे गोत्र में शादी करना। दिस इज एक्सोगैमी मैरिज। मतलब कास्ट के अंदर ही, कास्ट के अंदर अलग अलग गोत्र है, तो एक गोत्र सेम गोत्र शादी नहीं करे और दूसरे गोत्र से शादी करें। ठीक है। दूसरा रूल क्या करता है? आइडेंटिटी ट्रांसफर। अपने ट्रांसफर कर लो, जो गोत्र तुम्हारा फादर के पास था वो ट्रांसफर करके किसका गोत्र हो जाएगा? अब हस्बैंड का गोत्र। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, जितनी गर्ल्स ये देख रही होंगी, तुम लोगों में 90% गर्ल्स वो होंगी जिनके पेरेंट्स ने तुम्हारे मार्कशीट के अंदर अपना सरनेम नहीं लगाया होगा। 90% गर्ल्स होंगी। अपने पेरेंट्स से पूछोगे क्यों नहीं लगाओगे? बेटा शादी के बाद तो तुम्हें वैसे भी गोत्र चेंज कर लेना, तुम्हारा सरनेम चेंज कर लेना, तो शादी के बाद चेंज कर लेना। सोचो, तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हें आइडेंटिटी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है ये आप कल को ट्रांसफर हो ही जाएगी। तो आइडेंटिटी ट्रांसफर वाला सेकंड रूल है हमारा। क्या है हमारा? सेकंड। तो वुमेन आर एक्सपेक्टेड, सोचो सारी एक्सपेक्टेशन तो वुमेन से ही करी गई है। वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू सरेंडर देयर फादर गोत्र एंड अडॉप्ट देयर हस्बैंड गोत्र। इसमें पता है बेटा, इसमें आपके एनसीईआरटी बुक में ही एक सोर्स है, उस सोर्स में लिखा हुआ है कि वुमेन्स आर देयर फॉर प्रोड्यूसिंग ए फाइन सन्स। इवन ऋग्वेद में मंत्र है, उस मंत्र में भी ये लिखा हुआ है कि जब शादी होती है, आज के टाइम में भी जो हिंदू विवाह होते कल्चर है, उस विवाह में मंदिर पंडित जी जब फेरे पड़ रहे होते हैं, तो उस टाइम भी फेरे में कि क्या एक महिला को अपने जाने वाले जिस कुल में वो जा रही है उनको एक फाइन सन दे, बेटा दे, बेटी वहां पे भी ना दे। सोचो, ये जो मंत्र तक में लिख दिया गया है, तो मंत्र तक में कैसे लिखा गया है? क्योंकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। क्यों लिखा गया था? फाइन सन इन द वाई कांट फाइन डॉटर। तो सिर्फ बेटियां क्यों, बेटा ही क्यों, बेटी क्यों नहीं? क्योंकि लिखा ही बेटों के द्वारा गया है, तो बेटियों का स्थान कहां मिलेगा? ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अल्टीमेट। ठीक है। तो इसमें एक कंटेक्स्ट आता है, इसमें भी एक एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, पर हम एक्सेप्शन को थोड़ा ना देखते हैं, हम तो मेजोरिटी उस चीज को देखते हैं। एक्सेप्शन क्या? एक्सेप्शन जब जो सतवाहना किंग थे हमारे, सतवाहना किंग में देखोगे तो सतवाहना वाज दोस, सतवाहनास वो लोग थे जो अपनी मैट्रिमोनिक्स को फॉलो करते थे, जो अपने नाम के आगे क्या मम्मी का गोत्र लगाते, माँ का गोत्र लगाते थे, पापा का गोत्र नहीं लगाते। श्री गौतमी पुत्र सतकर्णी, क्या है ये? गौतमी पुत्र। किसका बेटा हूं मैं? मेरी माँ का नाम गौतमी है और मैं उनका बेटा हूं, मैं किसी और का बेटा नहीं हूं, मैं अपने पिता का भी बेटा नहीं, मैं अपनी माँ का सरनेम लगाऊंगा। तो सतवाहनास वर दोस जो एक्सेप्शन थे और जो किसका गोत्र लगाते थे बेटा? अपनी वुमेन का गोत्र, अपनी मम्मी का गोत्र लगाते थे। इससे क्या शो हो रहा है? इससे शो ये हो रहा है कि हमारे सोसाइटी में सिर्फ एक ही, पूरी कम्युनिटी में, पूरे इंडिया भर में एक ऐसा किंगडम था जहां पे महिलाओं की इज्जत होती थी और कहीं पे भी इज्जत नहीं। ठीक है। अब हम बात करते हैं 4-1 की। तुम्हें पता है हमारी सोसाइटी हिंदू ट्रेडिशन में देना 4-1, और ये 4-1 किसने बनाया? अगेन ब्राह्मण्स ने बनाया। ठीक है। अब ये 4-1 जो सिस्टम है, इसमें सबसे टॉप पे अपने आप को रखा गया ब्राह्मण्स ने, सेकंड नंबर पे किसको रखा गया? क्षत्रिय को, और तीसरे नंबर पे किसको रखा गया? वैश्य को, चौथे नंबर पे किसको रखा गया? शूद्र को। अब देखो, इसमें भी इन्होंने इसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी। कहानी क्या थी कि ये जो चारों वर्ण है वो ब्रह्म भगवान है, जो ब्रह्मा भगवान है उनके 4 अलग अलग अंग से निकले हैं। जैसे कि ब्राह्मण किससे निकले हैं? ब्रह्मा भगवान के मुख से निकले। क्षत्रिय किससे निकले? बाजू से निकले। वैश्य किससे निकले हैं?
तो थाई से निकले, और शूद्र किससे निकले? फिट से निकले। किसने लिखा? ब्राह्मण ने लिखा। तो ये 4 वर्ण जो है, और अच्छा इन्होंने काम भी डिवाइड कर दिया। ब्राह्मण का सिर्फ काम है क्या? स्टडी, पढ़ाई करना, सारे ज्ञान वही लेंगे, मंत्र भी वही पढ़ेंगे, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण जो लॉ बनाएंगे उसको फॉलो कौन करेगा? क्षत्रिय, क्योंकि राजा किसकी बात मानेगा? ब्राह्मण की बात मानेगा। तो ये अपने मन मुताबिक लॉ बनाएंगे कि मेरे को दान दो, जमीन दान दो, और वो सारी बात किसको माननी पड़ेगी? क्षत्रिय को। एग्रीकल्चर, वैश्य कम्युनिटी क्या करेगी? ट्रेड करेगी, पेस्टुरिज्म करेगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेगी। और शूद्र कम्युनिटी क्या करेगी? इन सबको क्या करेगी? सर्व करेगी। देख रहे हो समाज की व्यवस्था। हमने एक ऐसा समाज को निर्माण किया जिसमें 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है, और जो सबसे लोअर क्लास है वो क्या करेगा? बाकी अपर क्लास की सर्व करेगा। कहां की जस्टिस है ये? क्या जस्टिस है ये? मैं समझ नहीं पाता कई बार। और इन सबको इन्होंने प्रमाण करने के लिए पुराण को उठाया कि हमारे पुराण में भी ऐसे लिखा हुआ है। सोचो, पुराण में लिखा हुआ है, हमारे वेदों में लिखा हुआ है, तो हम क्यों ना माने? जस्टिफिकेशन दिलवाए इनको। तो ये सब है हमारी सोसाइटी के 4 वर्ण। इन 4 वर्ण को क्या लिखा हुआ है? देखो, by citing the Puru Sukta in Rig Veda, Brahmins claimed the strict hierarchy of order was divinely ordained by the element of the universe. इन्होंने बोला ऋग्वेदिक में एक सूक्त है जिसको बोलते हैं पुरु सूक्त। पुरु सूक्त में ये लिखा हुआ है कि ये 4 स्ट्रिक्ट हायरार्की को क्या करना है? फॉलो करना है। किसके द्वारा फॉलो करवाना है? क्षत्रिय किंग के द्वारा फॉलो करवाना है। ठीक है, समझ गए? सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक। ये हम कल करेंगे, सेकंड पार्ट में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे वुमेन्स की कंडीशन थी, क्या ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन थे, धर्मशास्त्र क्या था, ठीक है, क्या वुमेन्स की कंडीशन है, कैसे ये 4 वर्ण में डिवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और डिटेल में हम इसको करते चलेंगे। ध्यान रखना, चुनमुनु पढ़ेंगे, सक्सेस लेंगे और समाज को बदलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे, धन्यवाद।